नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बस चंद दिनों की बात है, हर तीसरी सीट में महिला होगी। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक परिसीमन के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए क्या वास्तव में बहुत कुछ होने वाला है। खासकर छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो राजनीति की वास्तव में क्या दशा दिशा बदल जाएगी, पूरा गणित कैसा होगा, सत्ता समीकरण कैसे बैठेगा, इस पर आज हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, अंदर खाने की वो सच्चाई जिसे जानना समझना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये बड़ा बदलाव हो क्या रहा है। 2029 से पहले का मतलब 2028 भी 33% सीटें बढ़ जाएगी। विधानसभा के लिहाज से बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 90 की जगह 120 सीटें हो जाएगी और लोकसभा की भी करीब 4 सीटें बढ़ने वाली है। इसका सीधा मतलब है हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए रिजर्व। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। लोकसभा में जहां 543 से बढ़कर 850 से ज़्यादा सीटें हो जाएगी। एसटी एससी कोटे में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सीटें हर चुनाव में बदलेगी, यानी रोटेशन में बदलेगी। जैसे रायपुर पश्चिम की सीट यदि रिजर्व हो गई तो अगले चुनाव में भी वो महिला कोटे के लिए रिजर्व होगी, ये तय नहीं होगा। रोटेशन से आरक्षण मिलने के कारण कई नेताओं की हार्ट बीट बढ़ी हुई है। खासकर छत्तीसगढ़ में जो परंपरागत तरीके से सीटों को जीतते आ रहे हैं, 8-8 बार जिन्हें एक ही सीट में टिकट मिली और कई तो उत्तराधिकारी के रूप में एक खास सीट विशेष पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। ऐसे कुंडली जमाने वालों की भी कुंडली खोलकर रख दी जा रही है, यानी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के दिन लग जाएंगे। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले परिसीमन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। यानी कुछ नई सीटें बनेगी, कुछ पुरानी खत्म हो जाएगी। इसके लिए जिन जरूरतों पर गौर किया जा रहा है वो है जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्रशासनिक जरूरत। परिसीमन के पहले आरक्षण होगा और आरक्षण जो 2027 में प्रस्तावित था, 2026 में तेजी से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। डिजिटल और एआई का जमाना है, पहले की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे। ईवीएम वाली स्टाइल में बहुत जल्दी काउंटिंग होगी क्योंकि डेटा पहले से ही उपलब्ध है। यानी कुल मिलाकर अप्रैल के आसपास यदि 2029 का लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है तो उसके चंद महीना पहले नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने को हैं, ये मानकर चलिए उन विधानसभा चुनाव से पहले भी ये परिसीमन और महिला आरक्षण का स्वाद क्षेत्रीय राजनीति को देखने को मिल सकता है। क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस बहुत बड़े बदलाव के बाद कोई भूचाल आने वाला है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में फिलहाल 90 सीटें हैं। यदि 33% महिला आरक्षण का नियम यहाँ लागू हो जाता है तो अभी के हिसाब से भी 30 सीटें रिजर्व हो जाएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 19 ही महिला हैं। ये संख्या लगभग दुगनी हो जाएगी। इस हिसाब से जो पुराने पुरुष नेता हैं, विधायक बने हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका परिवार का ही कोई बनेगा, तो महिला आरक्षण पूरा खेल खराब करने जा रहा है। ऐसे ही नए दौर की राजनीति को बहुत पहले से भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। तैयारी बहुत पहले से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर किस तरह से फोकस है, इसका संकेत लक्ष्मी वर्मा के राज्यसभा चुनाव में निर्वाचन से ही स्पष्ट हो गया, जिसकी परिणति ये रही कि कांग्रेस ने भी दबाव में फूलो देवी नेताम को राज्यसभा से दोबारा रिपीट करवाने की अपनी मजबूरी पर मुहर लगा दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की विधानसभा के बाद यदि लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ 11 सीटें हैं। कभी एक तो कभी 2 महिला चुनकर आती थी, लेकिन जब आरक्षण की सीमा बढ़ेगी तो यहाँ 4 महिलाएं अनिवार्य रूप से सांसद निर्वाचित होकर आएगी। अभी के हिसाब से भी यदि परिसीमन वाला बदलाव होता है तो परिस्थितियाँ इससे भी ज़्यादा और विस्तृत हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा एक स्वाभाविक सा सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों के अंदर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। खासकर भाजपा और कांग्रेस 2 ही बड़े दल हैं। यहाँ के जो पुराने नेता हैं उन्हें तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी ठीक नहीं होगा कि आने वाले समय में किस तरह से राजनीति की दशा और दिशा बढ़ जाएगी और महिलाओं का महत्व जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में और ज़्यादा व्यापक होगा तो कई नेताओं का राजनीतिक करियर ही खत्म हो सकता है। नए चेहरों की बात की जाए तो खासकर ग्रामीण और पंचायत स्तर से आई महिलाएं सीधे विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ में जो नेता सालों से एक ही सीट में जमे थे उन्हें अब नई सीट तलाशनी पड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। क्या वास्तव में महिलाएं आगे बढ़ेगी या कोई प्रॉक्सी समीकरण तैयार होगा? ऐसी प्रॉक्सी राजनीति हमने पंचायतों में देखी है,
जहां महिलाएं तो चुनकर आ जाती है, लेकिन पुरुष उसके पीछे किसी डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन बदले हुए हालात में ये बात पंचायत से कहीं आगे विधानसभा और लोकसभा की है, तो जाहिर तौर पर पंचायत चुनाव से इतर ज़्यादा व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में महिलाओं का राज होगा। फिलहाल भारत की संसद से महिला आरक्षण का कानून लागू होने के बाद, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद बन तो गया है, लेकिन जनगणना के आंकड़े नहीं आए। 1 मई 2011 को अंतिम बार जब जनगणना के आंकड़े आए थे, उसके बाद 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने पहले कोशिश की थी कि हम महिला आरक्षण के कानून को आगामी चुनाव तक स्थगित कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस की नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस और यूपीए ने इसका विरोध किया, और विरोध की वजह यह थी कि महिला आरक्षण का कानून तत्काल लागू किया जाए। अब जब हालात बदल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली मोदी सरकार तुरंत कानून लागू करवाना चाहती है, तो वहीं यूपीए अब इसे आगे बढ़ाना चाहती है। यानी तू डाल डाल मैं पात पात, विरोध करना है इसलिए विरोध किया जाएगा। ऐसे ही कमोबेश हालात छत्तीसगढ़ में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को लेकर खुशियां मना रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई आयोजन नहीं किए जा रहे हैं। ये मायूसी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ महिलाओं का झुकाव हो सकता है। इसी वजह से कांग्रेस इससे दूरी बना रही है। देर सवेरे महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना के आंकड़े के बाद कुछ नए परिणामों से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। आपको याद होगा 2023 का चुनाव परिणाम, मातारी वंदन योजना ने किस तरह से गेम चेंजर की भूमिका निभाई थी। इसी फार्मूले को अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव में आजमाया गया। झारखंड में खासा फायदा मिला, वह हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हो गई, और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को फायदा मिला। कमोबेश ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी रहे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आधी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कवायद कर रही है, उसका असर भी भाजपा के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। फिलहाल महिलाओं के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे मास्टर स्ट्रोक का असर आने वाले दिनों में कितना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए। सिर्फ आरक्षण की बैसाखी से अयोग्यता को योग्यता के ऊपर नहीं थोपा जाए। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बुरे और अयोग्य लोग काबिज रहेंगे, जिससे राजनीति नाहक की बदनाम होती रहेगी। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग देश और समाज के लिए आगे आएँ, तभी देश और समाज का भला होगा। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, ये राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, जिसे प्यार दें, प्यार बांटें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।